स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसलिए आप सभी को पढ़ना चाहिए। और जो द्वितीय वर्ष में है या तृतीय वर्ष में है उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी होना है राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने अभी तक इसमें 10 वीडियो बना दिए हैं, ओके। और एक वीडियो में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं लेता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 244 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, ओके। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, यानी कि 245 नंबर का प्रश्न है, लीलावती किसने लिखी? ऑप्शन ए है भास्कराचार्य, ऑप्शन ई पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो ऑप्शन ए है भास्कराचार्य, इन्होंने ही लीलावती नामक ग्रंथ को लिखा है, ओके। तो ऑप्शन आपका जो ए है वो सही होगा, भास्कराचार्य, ओके। अगला प्रश्न है 246 नंबर का, भारतीय ज्योतिष में कुल कितनी राशियां मान्य हैं? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी इसका है 11, ओके। तो इसका जो सही आंसर है, आप सभी लोग को पता है 12 राशियां होती हैं हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 12 राशि आप सभी लोग जानते हैं। आपके नाम, मतलब आपका नाम किसी न किसी राशि में आता होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ओके। सी ऑप्शन सही होगा, 12। भारतीय ज्योतिष में कुल 12 राशियां हैं, याद रखना है आपको। 247 नंबर प्रश्न है आपका, किस भारतीय प्राचीन दार्शनिक ने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो किस प्राचीन दार्शनिक ने बताया था? ऑप्शन ए है भास्कराचार्य, ऑप्शन बी वाराहमिहिर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, ये प्रश्न आ भी चुका है 1-2 बार। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, सूर्य सिद्धांत किस प्राचीन दार्शनिक ने दिया? तो आर्यभट्ट ने दिया था सूर्य सिद्धांत या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, ओके, घुमा फिरा करके। फिर अगला जो प्रश्न है 248 नंबर का, भारतीय ज्योतिष के अनुसार पहला मास कौन सा है, यानी वर्ष का जो पहला महीना होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए फागुन, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी चैत्र, ऑप्शन डी श्रावण। तो सभी लोग जानते हैं जो भारतीय ज्योतिष है उसके अनुसार पहला महीना जनवरी नहीं है, चैत्र है, ओके, चैत्र। ये पहला मास कहा जाता है, मास या फिर आप मंथ बोल सकते हैं। फिर इसका 249 नंबर का प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र। एलोरा और अजंता की गुफाएं आप सभी को पता है भाई महाराष्ट्र में स्थित हैं, ओके। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 250 नंबर का प्रश्न है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी राम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा सूर्य, ओके। उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है वो सूर्य देवता से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। 251 नंबर का आपका प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ओके। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, ओके। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न आपका है 252 नंबर का, अमरावती स्तूप किस काल से संबंधित है? अमरावती स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी सातवाहन काल, ऑप्शन डी वाकाटक काल, ओके। तो इसका भी जो सही आंसर है वो आपका सी होगा, सातवाहन काल। सातवाहन काल से अमरावती स्तूप संबंधित है। 253 नंबर का प्रश्न है, विशालगोपुरम किस
कला शैली की विशेषता है? ऑप्शन ए उत्तरी यानी नागर शैली की, ऑप्शन बी दक्षिणी यानी द्रविड़ शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी उत्तरी या दक्षिणी दोनों। ओके, तो मैंने आपको एक कई बार प्रश्न बताया कि भाई उत्तर भारत के जितने मंदिर बने हैं सब नागर शैली में बने हैं, दक्षिण भारत के जितने मंदिर बने हैं सब द्रविड़ शैली में बने हैं, और मध्य भारत के जितने मंदिर बने हैं सब बेसर शैली में। तो विशालगोपुरम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में मैंने बताया द्रविड़ शैली में सारे मंदिर बने हैं, तो यहाँ पर द्रविड़ शैली होगी। ओके, तो विशालगोपुरम किस शैली की विशेषता है? द्रविड़। ओके, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा, दक्षिणी शैली या जिसे द्रविड़ शैली कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है 254 नंबर का, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका भी पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर आपका स्थित है। अगला प्रश्न है 255 नंबर का, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ऑप्शन ए है चंदेल शासक, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पल्लव शासक, या ऑप्शन डी चालुक्य शासक। मतलब किस वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो करवाया था चंदेल शासकों ने करवाया था। और खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। 256 नंबर का आपका प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र कहाँ से लिया गया है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है प्रयाग स्तंभ, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी है महरौली स्तंभ, या ऑप्शन डी स्तूप से लिया गया है। ओके, जो सांची का स्तूप है वहाँ से लिया गया। बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है और जिसमें 24 तीलियाँ हैं, ओके, वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ओके, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो वैसे अगर आप गाइड में देखेंगे या अवध सीरीज में देखेंगे तो इसका ऑप्शन बता रहा है ए इल्तुतमिश। ओके, लेकिन ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। मैंने बताया इस पुस्तक में अवध सीरीज वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हैं, उनका आंसर गलत दिया है। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन थोड़ा बहुत काम अधूरा था, तो उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। तो अगर इस प्रकार से पूछता है आपसे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश बताइए। लेकिन अगर ऐसे ही पूछता कुतुब मीनार किसने बनवाया या किसने उसका निर्माण करवाया, तो फिर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक बताना है। ओके, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। फिर इसका अगला प्रश्न है 258 नंबर का, भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी लाहौरी गेट। तो यहाँ पर बहुत ही सरल इसका आंसर है बुलंद दरवाज़ा। आप सभी लोग जानते हैं फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और वो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ओके, अब ये देखिए अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, 259 नंबर का, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण और फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। जहाँ कहीं भी आपको फतेहपुर सीकरी लगे तुरंत आप वहाँ पर अकबर लगा दीजिए। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला जो प्रश्न है आपका 260 नंबर का, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक की देन है? वही क्वेश्चन है, बोलने का तरीका मेरा थोड़ा दूसरा था, बट क्वेश्चन वही है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, किस मुगल शासक की देन है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो अब इससे सरल प्रश्न तो मतलब इतिहास में है ही नहीं कि शाहजहां ने बनवाया था भाई। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, तो सबसे सरल प्रश्न अभी तक का। अब एक और सरल प्रश्न आ गया 261 नंबर का, दिल्ली का लाल किला किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी
अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका भी सेम ही आंसर होगा, यानी शाहजहां ने इसको भी बनवाया था। ओके, चाहे आप बात करें ताजमहल की या फिर दिल्ली का जो लाल किला था, इसका भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है 262 नंबर का, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, लेकिन किसकी याद में? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी जोधाबाई, ऑप्शन सी मुमताज़ महल, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका भी आंसर आप जानते हैं, ऑप्शन सी होगा मुमताज़ महल। ओके, यहाँ पर आप देखिए तो यहीं पर आपको एक लिखा मिल जाएगा। देखिए, वैसे तो ये आंसर आपको आता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं जानते हैं नूरजहां तो मुमताज़ महल में कन्फ्यूज़न होगा, तो देखिए ये ताज महल इसी में लिखा, ताज और महल, ताज महल। ओके, तो इसी से आप निकाल लीजिए, आंसर उसी में छुपा हुआ है। अगला प्रश्न है 263 नंबर का, जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी जयपुर। तो जोधाबाई का जो महल है वो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ओके, बहुत ही आसान सा इसका जवाब है, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल स्थित है। फिर है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस विजय के बाद बनवाया था? ओके, अकबर ने जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया तो किस विजय के बाद करवाया था, मतलब कौन सी विजय प्राप्त की, किस क्षेत्र को जीता, तब जाके बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दक्षिण विजय। ओके, गुजरात विजय, दक्षिण विजय, ऑप्शन सी मेवाड़ विजय, या फिर ऑप्शन डी गोंडवाना विजय। तो किस क्षेत्र के विजय के पश्चात या किस क्षेत्र को जीतने की खुशी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया? तो इसका जो ऑप्शन ए है सही होगा, गुजरात। ओके, हालांकि जो इसका जो अगर आप गाइड में देखेंगे तो इसमें गलत आंसर दे रहा है, इसमें गाइड में दे रहा है इसका ऑप्शन बी दक्षिण, लेकिन दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में नहीं करवाया था। ओके, ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। 265 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य में भी लिखा गया है? मतलब कहीं कहीं ऐसा प्रश्न होता है अंशतः गद्य में लिखा गया है। अंशतः मतलब थोड़ा गद्य में भी लिखा है, थोड़ा पद्य में भी लिखा है। ओके, तो कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य में और पद्य में दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो देखिए, अगर आप गाइड के हिसाब से चलेंगे तो ये भी प्रश्न वहाँ पर इसका उत्तर गलत बता रहा है, वहाँ पर बता रहा है ऋग्वेद, उसमें बता रहा है कि ऋग्वेद गद्य में भी लिखा है, जबकि ऐसा नहीं, ऋग्वेद ओनली पद्य में लिखा है। यहाँ पर एक ही ऐसा वेद है जिसे हम बोलते हैं यजुर्वेद, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओके, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। 266 नंबर का प्रश्न है, गणित के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी लगध, या डी लाटदेव। ये नाम है विद्वान का। ओके, तो गणित के लेखक कौन है इनमें से? तो सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन है आर्यभट्ट। ओके, यही गणित के लेखक थे और इन्होंने ये भी बताया था, अभी प्रश्न आया था कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी इन्होंने दिया था आर्यभट्ट ने। तो सारे प्रश्न आप याद रखिए इनसे संबंधित। मैं थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत सरल हैं। अब ये जो प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी राजगृह। ओके, तो ये प्रश्न आप बताएंगे। ओके, देखिए ये प्रश्न 267 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? वर्षावास का मतलब होता है जैसे वर्षा के लिए, जैसे बुद्ध ने कुछ मतलब निवास स्थान बनाए थे कि वर्षा के समय हम यहाँ पर रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा वर्षा का जो समय है वो कहाँ बिताया, बरसात या वर्षा ऋतु का सबसे ज़्यादा समय बुद्ध ने कहाँ बिताया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए एथिनायस, ऑप्शन बी डायनोसिस, ऑप्शन सी डायमिकस, ऑप्शन डी मेगस्थनीस। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बिंदुसार की राज्यसभा में या बिंदुसार के दरबार में
आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पर मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा, इसका आंसर आपको देना है। ओके, ये वाला, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।